Hey guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसे स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जिनसे आपको जितना हो सके उतना दूर रहना है अगर लॉन्ग टर्म में आप एक बेटर स्किन चाहते हैं तो। नाउ प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, कई बार लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम इतना ज़्यादा साइंस बेस्ड स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, एक्टिव्स और मॉडर्न डे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हम DIYs वगैरह के अगेंस्ट हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली भी इन DIYs की पार में काफ़ी हद तक मानती हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मानती हूँ कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी होते हैं जो कई लोगों को सूट नहीं करते, बिकॉज बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स बाय द नेचर ऑफ देमसेल्व्स ऐसे हो सकते हैं कई बार कि आपको सूट नहीं करे, पर्टिकुलरली कोई चीज़ आपको एलर्जी कर जाए, एंड ऑल्सो कई चीज़ें बाय नेचर इटसेल्फ ही गलत होती हैं, तो उन्हें हम DIYs में जब यूज़ करते हैं तो हमें उनका टेम्प्रेरी इफेक्ट मिलता है, हमें लगता है वो शायद काम करिए हमारे लिए, लेकिन लॉन्ग रन में बिलीव मी उसका नुकसान ही होता है। मैंने एक ऐसा सिमिलर वीडियो 1-2 साल पहले भी किया था, बहुत टाइम उसको हो चुका है, बट आज के वीडियो में मेरे लिस्ट में कुछ और एडिशनल चीज़ें भी मैंने ऐसी जोड़ी हैं जिनको मैं साइंस बेस्ड फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगी, नॉट जस्ट थ्योरी, बट मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि क्यों मैं आपसे कह रही हूं इन DIYs से दूर रहने के लिए। Alright, so without any further ado, let's dive right into the list. सबसे पहले हमारी लिस्ट पर है एग वाइट्स। इसे सो कॉल्ड DIY इंडस्ट्री में एक पोर मिनिमाइजिंग या एक स्किन टाइटनिंग इंग्रेडिएंट माना जाता है। काफ़ी चीप है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती, बट द प्रॉब्लम इज जब आप एग वाइट्स को अपने स्किन के ऊपर मास्क की तरह लगाते हैं, सबसे पहली चीज़ उसके कोई भी न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन में सोक नहीं हो पाते, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है, उसका टेक्सचर ऐसा होता है कि वो आपकी सिर्फ टॉप लेयर पे सिट होके रह जाता है, और क्योंकि वो बाय नेचर इतनी जल्दी ड्राई करता है, तो जैसे ही वो पहले मिनट से ड्राई होने लगता है हमारी स्किन के ऊपर, हम टच करते हैं, हमें फील होता है एक टाइटनिंग सा इफेक्ट, जो कि ऑब्वियसली टेम्पररी है, बिकॉज जब आप उसे वॉश करते हैं वो आपकी सिर्फ टॉप लेयर से स्लाइड हो जाता है, वो स्किन के अंदर जाता ही नहीं है। तो जब आपको वो लगा रखा होता है आपने, आपको लगता है कि वो पोर्स को मिनिमाइज कर रहा है, स्किन को टाइट कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप उसे वॉश ऑफ करते हैं उसकी वो पूरी फील खत्म हो जाती है। इनफैक्ट वो स्किन के लिए इतना ज़्यादा टाइटनिंग होता है एक्सटर्नली कि मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी कि आपको उसे अपनी स्किन में इवन लगाना भी चाहिए। DIY ingredient number 2 is going to be a toothpaste. Now toothpaste को बहुत सारे लोग स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं उनके DIY स्क्रब्स में या मास्क वगैरह में। उसको धोने के बाद उनको तुरंत से कुछ इफेक्ट भी देखने को मिलता है, बट अगेन टूथपेस्ट जो होता है उसमें फ्लोराइड होता है, मैक्सिमम टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, इसलिए वो स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट का काम करता है। बट एट द सेम टाइम यू इमेजिन समथिंग एज स्ट्रॉन्ग एज अ टूथपेस्ट जिसे बनाया गया है आपकी माउथ की कैविटी, आपके गम्स और टीथ, उस कैविटी को फाइट करने के लिए, आप उतना स्ट्रॉन्ग एजेंट अपने फेस पे कैसे लगा सकते हैं? आपको बिल्कुल इसे नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात यह है, ये इतना ज़्यादा अल्कलाइन होता है कि हमारी स्किन की जो लिपिड लेयर्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे हमारी स्किन का बैरियर पूरा खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी आपको टूथपेस्ट जैसी चीज अपनी स्किन पे नहीं लगानी चाहिए। Number 3 on our list is going to be cinnamon and sugar. Now DIY इंडस्ट्री में ये इतना ज़्यादा कॉमन एक ingredient है, especially when it comes to making those homemade exfoliators and those scrubs. In fact for that matter कोई भी जो कोर्स सा मटेरियल होता है जिसमें कि भी थोड़े हार्श पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ओट मिल एक्सट्रैक्ट हो गया या राइस फ्लावर एक्सट्रैक्ट हो गया या तो फिर एप्रिकॉट हो गया, इस तरह की कोई भी ग्रिटी चीज़ें जो हम अपने स्क्रब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, एंड सिनेमन एंड शुगर तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ आप अपने लिए करते हैं। सबसे पहली बात, लेट्स टॉक ऑफ सिनेमन। नाउ सिनेमन में इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इतना ज़्यादा वो पावरफुल होता है कि कभी कभार वो आपके एक्ने पिंपल्स पर भी लगाओ तो उनको ठीक कर देता है, उनको बिठा देता है, बट ये सही तरीका नहीं है उसको लगाने का, क्योंकि उसमें स्किन बर्निंग एलिमेंट होता है। ये आपकी अच्छी खासी जो सूद और काम डाउन स्किन है उसको भी इरिटेट कर सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, इसलिए आपको डेफिनेटली सिनेमन को कभी भी डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए अपनी स्किन के ऊपर। सेम इज द केस विद शुगर। व्हाट हैपेंस इज जब हम शुगर यूज करते हैं तो क्योंकि वो सब्सटेंस काफी ग्रिटी होता है, कोर्स होता है, तो जब हम उसे रब कर रहे होते हैं वो हमारी स्किन को लिटरली स्क्रैच कर रहा होता है, तो हमें ऐसे लगता है कि स्क्रबिंग हो रही है, बट होता कुछ नहीं है, माइक्रो टीयरिंग होती है खाली, जो स्किन के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है, इसलिए कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एडवाइस करूं, अगर आप ऐसी कोई चीज़ यूज़ भी करना चाह रहे हैं, जैसे ओट मील हो गया या राइस एक्सट्रैक्ट हो गया या फिर आप शुगर हो गया फॉर दैट मैटर, तो उसको जितना थिनली आप ग्राइंड कर सकें उस फॉर्म में उसको यूज़ करें कि वो एक अब्रेसिव मोशन ना दे आपके फेस पर, और ऑल्सो जहाँ तक हो सके अवॉइड करें।
अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लवर हैं भी तो वाइट शुगर तो डेफिनेटली अवॉइड करें, और आप कुछ हद तक ब्राउन शुगर फिर भी एक बार को यूज़ कर सकते हैं। Number 4 is going to be any kind of citrusy fruit like lemon or maybe orange or tomato। होता क्या है कि इस तरह के जो citrusy fruits होते हैं इनका जो pH होता है बहुत ज़्यादा acidic होता है। It is as low as maybe 2 और 2.5 एट द मैक्स, जबकि हमारी स्किन का जो pH होता है वो 6 से 7 के आसपास होता है। सो इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड, अदरवाइज हमारी स्किन पे एक बर्निंग सेंसेशन होने लग जाती है, हमें कई बार रेडनेस, इचिंग, अब ऐसे लगता है जब हमने टमाटो या कुछ लगाया होता है आप सोचेंगे कि आपको हमेशा स्क्रैच करने जैसा एक फीलिंग आता है, खुजली होती है, हमको एक्सेसिव ड्राइनेस वगैरह हो जाती है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव हो उनको तो रेड रेड कलर के रैशेस भी आ जाते हैं। तो इसीलिए जो सिट्रसी फ्रूट्स होते हैं उनका pH हमारी स्किन के pH से अलाइन नहीं होता, इसलिए हमें उन्हें कभी भी नहीं लगाना चाहिए, उससे इवेंचुअली हमारी स्किन बर्न भी हो सकती है। अनदर रीजन इज कि जो लेमन्स वगैरह होते हैं स्पेशली ये फोटोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि सन के टुवर्ड्स आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स द सनलाइट उसको ये इंक्रीज कर देते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में हमें स्किन बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है। इसलिए भी आपको इस तरीके के फ्रूट्स कभी भी अपने DIYs में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। नाउ ऑब्वियसली इनके बेनिफिट्स तो हम लेना चाहते हैं, तो फिर हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं? एक सही तरीका है, जैसे कि मैंने कहा, pH को अगर हमें अलाइन करना है तो फिर इनको आप डाइल्यूट करके यूज कर सकते हैं, यानी कि, और वो भी इन द रेशियो ऑफ 1:4। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक छोटा टेबल स्पून टमाटो जूस लिया है या लाइम जूस लिया है या ऑरेंज जूस लिया है, तो आपको कम से कम 4 छोटे चम्मच पानी के साथ उसको मिलाना होगा या रोज वाटर के साथ उसको मिलाना होगा, ताकि कुछ हद तक वो बैलेंस हो सके। तो अगर आपने ये चीजें यूज भी करनी है तो इनको आपको वाटर में डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, कभी भी आपको डायरेक्टली इनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। DIY नंबर 5 टू बी अवॉइडेड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को भी बहुत सारे लोग स्किन वाइटनिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ बेकिंग सोडा का जो pH है दैट इज एज हाई एज 9 to 10, और हमारी स्किन का pH इतना होता नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन स्किन की अगर बात की जाए तो हमारा जो pH होता है दैट इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एल्कलिनिटी एंड एसिडिटी, तो वो एक तरीके से एक अलाइनमेंट में होता है। तो जब कभी आप कोई ऐसी चीजें लगाते हैं जिनका pH हद से ज्यादा एसिडिक होता है या हद से ज्यादा एल्कलाइन होता है, तो आपकी स्किन का बैरियर भी डिसरप्ट कर देते हैं और साथ साथ स्किन को बर्न भी कर सकते हैं। सो इसलिए अगर आप बेकिंग सोडा को यूज करते हैं अपनी स्किन केयर की रेमेडीज में, तो तुरंत बेकिंग सोडा यूज करना बंद कर दीजिए। आइटम नंबर 6 ऑन आवर लिस्ट इज गोइंग टू बी एसेंशियल ऑयल्स। इनका कोई यूज नहीं है। काफी साल पहले काफी सारी कंपनीज ने एज अ सेलिंग गिमिक इसको अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में डालना शुरू किया था, ताकि लोग जिन्हें नॉलेज कम है वो इनका नाम पढ़ें और इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, इनको ऑर्गेनिक, हर्बल या नेचुरल समझ के। और फॉर इंस्टेंस मान लो कि किसी कंपनी को अपना एक लेवेंडर या अपना रोज या वेनिला बेस्ड एक लोशन बेचना है या मॉइस्चराइजर बेचना है, दे वुड लेबल इट एज ऑर्गेनिक rose moisturizer या organic lavender moisturizer. So you would go by the word organic, you would go by packaging and all, but when you'll flip the bottle and you'll try to read the ingredients carefully, वहाँ पर लिखा होता है lavender essential oil, या फिर कई तरह के एग्जाम्पल हैं जैसे lemon essential oil, या फिर lime लिखा होगा, या फिर लिखा होगा mint essential oils or peppermint essential oils. Now essential oils are way too concentrated, they are not at all good for your skin. जिन लोगों को अब तो फिर भी काफी अवेयरनेस होने लगी है, पर जिन लोगों को नहीं होती, they just go by the name of that particular plant or flower or fruit and they feel that it has the goodness of that fruit or that plant or whatever, but it is completely the opposite. Essential oils are of no use at all, so you should try to stay away from them as much as possible. इंग्रेडिएंट नंबर 7 ऑन आवर लिस्ट इज गोइंग टू बी फुलर्स अर्थ, यानी कि मुल्तानी मिट्टी। नाउ कई लोग सोचेंगे यार मुल्तानी मिट्टी के बारे में क्यों बोल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी चीज होती है। नाउ हियर मी आउट, मुल्तानी मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राइंग होती है नेचर में, तो वो ऑब्वियसली आपके एक्ने और पिंपल्स के लिए तो एक हद तक ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत से एब्जॉर्बेंट पावर्स होते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली, कि इसमें जो एब्जॉर्बेंट पावर होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे आप कभी भी नोटिस करेंगे, आपने इसको स्किन पे लगाया है, विद इन फ्यू सेकेंड्स इट ड्राइज आउट लाइक anything. It kind of sucks out that excess sebum and that oil and that dirt from your skin. It kind of sucks it out completely, and that's how it has the ability to suppress your acne and pimples. So even if you want to use it for the purpose of suppressing those acne and pimples, I would advise you to just use it as a spot treatment. That's how I do it. Now back in the day जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी और मुझे acne pimple होता था, मैं पूरे फेस पे ही इसको लगा लेती थी। But now if I look back and think, does your entire face need that? No,
यू डोंट, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी स्किन ऐसे सिकुड़ जाती है। जब आप उसको लगाते हैं ऐसा खिंचाव, ऐसी ड्राइनेस फील होती है आपको। वाई डू यू वॉन्ट टू गो थ्रू दैट फीलिंग, वाई डू यू वॉन्ट टू मेक योर फेस फील लाइक दैट। सो अगर आपने मुल्तानी मिट्टी यूज भी करनी है, आप उसको सिर्फ स्पॉट ट्रीट करें, जहाँ एक्ने पिंपल हुआ है सिर्फ वहां पे लगाएं। आप उसको पूरे फेस पे बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि अगर आप ये रेगुलर तौर पे करते हैं तो आपको डेफिनेटली स्किन सैगिंग की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आएगी। Number 8 on our list is going to be ACV, which is also known as apple cider vinegar. No doubt इसमें भी बहुत सी antibacterial properties होती हैं। ये acne formation बैक्टीरिया को किल करने में बहुत हेल्पफुल होती है, but at the same time इसका pH भी हद से ज़्यादा एसिडिक होता है, स्किन को बर्न कर सकता है। इसलिए अगर आप इसे यूज़ करना भी चाहते हैं, आपको हमेशा इसे वाटर के साथ डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, कभी भी डायरेक्टली आपको इसको नहीं लगाना चाहिए। Number 9th on our list is going to be any sort of comedogenic oil, जैसे कि स्पेशली कोकोनट ऑयल। बहुत सारे लोग कोकोनट ऑयल को यूज करते हैं अपनी स्किन पे, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Nobody is denying the benefits, the numerous skin benefits of a good coconut oil, but that's good to be used on your hair, your body skin, and even on your wounds and cuts and everything. But when it comes to your face, you should not use that. कई लोगों को मैं जानती हूँ जो मेकअप रिमूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। Now अगर कोई चीज़ आपको ब्रेकआउट्स नहीं दे रही है इमीडिएटली, तो डजंट मीन कि वो सही है। हो सकता है आप उनमें से कुछ लोगों में फॉल करते हो जिनकी स्किन पे ब्रेकआउट्स नहीं होते कोकोनट ऑयल यूज़ करने के बाद, बट इसमें कोई दो राहे नहीं है कि इससे ज़्यादा कमेडोजेनिक और कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली कमेडोजेनिक। इट डज नॉट जस्ट क्लॉग योर पोर्स, इट काइंड ऑफ सफोकेट्स देम। अगर आप अपना फेस वॉश भी कर लेंगे इसको लगाने के बाद, तो भी एक थिन सी फिल्म आप महसूस करेंगे रह ही जाती है हमारी स्किन के ऊपर, और 2 से 3 बार वॉश करने के बाद उसका इफेक्ट जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके पोर्स को क्लॉग करके रहे या उसको सफोकेट करके रखे, वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज वो आपको सूनर और लेटर रैशेज या ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम ज़रूर देगी, और लॉन्ग रन में भी वो आपके स्किन के बैरियर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख देगी। इसलिए अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करना भी चाहते हैं, अगेन सेम थिंग, आइदर यू डाइल्यूट इट और यू यूज़ इट एनीवेयर एल्स ऑन योर बॉडी एंड योर हेयर, बट डू नॉट यूज़ इट ऑन योर फेस. And the last point on the list is going to be kind of a personal experience related tip that I want to give you. If you're using any kind of clay based face mask, for example कई लोग clay powders खरीदते हैं, kaolin clay, pink clay, multani mitti, any form of clay if you're using, it's a really bad idea to combine it with any kind of fruit peel or aloe vera or honey. Now individually अगर हम देखें तो इन सभी चीज़ों को यूज़ करने के फायदे हैं। Honey is also good, aloe vera is also good, and clay is also good फॉर दोज पीपल जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है, तो उससे एक्सेस सीबम को निकालने के लिए वो मदद करता है। इंडिविजुअली ये चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है पास्ट में कि जब कभी आप कोई भी क्ले बेस्ड पाउडर जो होता है, जैसे मैंने मेंशन किया कि केओलिन हो गया, पिंक क्ले हो गई, मुल्तानी मिट्टी हो गई, कोई भी क्ले बेस्ड पाउडर अगर आप मिक्स करेंगे एलोवेरा, हनी या तो फिर किसी फ्रूट पील या फ्रूट जूस के साथ, इट इज़ अ वेरी वेरी बैड कॉम्बिनेशन. इट हैज़ डेडली इफेक्ट्स ऑन योर skin, so please do not do it. Alright guys, so with that we have reached the end of this video. These were all those 10 points that I wanted to share with you guys. I really hope that you found this video to be useful. If you did, then please give me a big fat thumbs up, and if you're new to my channel then please consider subscribing to it for more such videos. आप सबसे मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अपने next video में. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.